अरे अरे कहां भाग रहा है? अरे आ जाना, मैं पढ़ा रहा हूं तेरे को, नहीं लूंगा पैसे। क्या बोला? नहीं पढ़ना? अरे क्यों नहीं पढ़ना भाई? है खराब है, इंटरेस्टिंग नहीं, अच्छा नहीं लगता, डरावना लगता है। ये क्या बात हुई? ये तो कोई लॉजिक नहीं यार, ऐसा नहीं है, तू गलत समझ रहा है। आजा आजा। अरे भाई ये लोग तो पढ़ ही रहे ना, तो तू भी पढ़ लेना। क्या बोला? ये लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने पैसे दिए। अरे भाई उल्टा है, इन्होंने पैसे इसलिए दिए हैं क्योंकि इनको पता है कि पढ़ना जरूरी है और ये करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरों के जैसे नहीं है। फिर भी नहीं पढ़ना? अरे आ जाना। अरे अच्छा मैं आ रहा। अरे 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 कहां भाग रहा? अरे लोग, अरे 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 भाग गया। क्या बोल सकते हैं। खैर चलिए हम शुरू करते हैं। A very big जय हिंद to all of you guys। आप सभी लोग जो इस समय मुझे अपने मोबाइल स्क्रीन पर झेल नहीं रहे, देख रहे हैं, आप सभी का मैं डायरेक्टर डॉक्टर इमरान अहमद खान एम एकेडमी से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके अदम्य साहस की सराहना भूरी भूरी करता हूं। दो चीजें, अदम्य साहस यानी एनकरेजमेंट, करेजमेंट एक्सट्रीम वाला, और भूरी भूरी का मतलब कई बार, 1000 बार, सैकड़ों बार, लाखों बार। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, जैसे ही मैं आपको बताऊंगा और आप तुरंत क्या करोगे, या तो अपना मोबाइल बंद कर दोगे और या फिर मुझे कुछ ना कुछ अजीब अजीब सी बातें बोलने लगोगे। नहीं करोगे तो बताऊं फिर मैं टॉपिक क्या है। लेकिन मेरे को भरोसा नहीं है तुम लोग के ऊपर। पहले प्रॉमिस करो कि ना मोबाइल बंद करोगे, ना लिखना बंद करोगे, और अच्छे से पूरा टॉपिक सुनोगे आधे पौन घंटे का, उसके बाद ही बताऊंगा। ऐसे हाँ नहीं, प्रॉमिस करिए, पहले बिल्कुल दिल पे हाथ रखिए, प्रॉमिस करिए कि पक्का प्रॉमिस कि सर नहीं भागेंगे। हाँ रखो रखो, यहां खड़े होके दिख रहा है मेरे को, जल्दी से करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ चलिए, मैं मान लेता हूं कि आपने बिल्कुल दिल से मुझे प्रॉमिस कर दिया है, और यकीन मानिए दिल से मैं भी आपको कह रहा हूं कि आज का जो टॉपिक है वो सुनने में आपको जितना भी कठिन लगे, लेकिन सुनते चले जाएंगे तो वो इजी हो जाएगा। इट्स माई 100% कॉन्क्रीट प्रॉमिस टू यू। अब हम सीक्रेट रिवील करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। कुछ लोगों को अभी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि वो ये नहीं समझे हैं कि ये क्या है। अब मैं आपको बताता हूं, हम पढ़ने वाले हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। अब हो गई आपकी हालत खराब, ए भगवान ये कहां से आ गया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द जोक, जो उस लड़के की, काल्पनिक बच्चे की जो स्थिति थी, यथार्थ में आपके साथ भी यही है। हमेशा से आप इस टॉपिक से भागते आए हैं, लेकिन वास्तविकता आज की जो बदलने वाली है वो ये कि मेरे 30-35 मिनट के वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, उसका तरीका, उसके एग्जाम्पल और उसका अंत इतना आसान कर देगा आपकी चीजों को कि कभी भी आपको उसके जैसे भागना नहीं पड़ेगा इस चीज से। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं, बस अगले आधे घंटे में ये चीज होने वाली है। बस मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूं कि बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, चीजों को आसानी से समझिएगा, बहुत गौर से नहीं, बस आसानी से समझिएगा, बाकी सब काम मेरा है। सो गाइज चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है सेल डिवीजन। पूरी प्रोसेस को समझने से पहले हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी चीजों को जान ले जिनसे वो चीजें हमारे लिए इजी हो जाएं। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जैसे अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग की सारी पढ़ाई कर ले, लेकिन एक घर बनाने के लिए जिन वस्तुओं का, जिन भी चीजों का उपयोग होता है, यदि वह उनका नाम ना जाने तो उसके लिए बहुत दुविधा होगी। वो उनसे यूज टू ना हो तो कुछ भी नया काम करने में प्रॉब्लम होगी। वही चीज मैं आपके साथ यहां पर नहीं होने देना चाहता। हम जब पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हमें रिकॉल करना है, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें नए तरीके से जानने हैं कुछ सेकेंड्स में। तो पहले रिकॉल करने वाले वर्ड, जैसे कि हमें, हमारे लिए जानना जरूरी है, रिकॉल करना जरूरी है, याद रखना जरूरी है कि हमने डीएनए पढ़ा था। डीएनए आपने पढ़ा था, डीएनए के बाद आपने क्रोमोसोम भी पढ़ा था, क्रोमैटिन तंतु यानी क्रोमैटिन फाइबर, फिर क्रोमोसोम भी पढ़ा आपने, गुणसूत्र। उसके बाद हमने उसी में यह चीज देखी थी कि सेंट्रोसोम, एक सेल में देखा था कि सेंट्रोसोम क्या होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस यानी केंद्रक क्या होता है वो भी हमने देखा। ये वर्ड हमको पता है, हम पहले से जानते हैं। और इसके बाद फिर हमने क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर्स, बीच में जो डिप्रेशन था ना, बीच में जो दब रहा था सकरापन, वो एरिया सेंट्रोमियर था, उसके ऊपर एक प्रोटीन की संरचना थी जिसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। तो ये दोनों भी हमने पढ़े थे। बड़ा दुखद होगा यदि आपको ये याद ना आ रहा हो, लेकिन आपके लिए आगे ये चीज अच्छी हो जाएगी अगर आप अभी के अभी यही वीडियो को पॉज करिए और तुरंत जाइए
और पुराने सेल वाले वीडियो में जहां डीएनए क्रोमोसोम वगैरह के बारे में बताया गया है, अच्छे से इस चीज को देखिए कि ये काइनेटोकोर सेंट्रोसोम क्या है या सेंट्रोमियर क्या है, अच्छे से देखिए, क्योंकि आगे आपको समझ में नहीं आएगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार देखोगे 2 मिनट का काम है, ठीक है। सो ये वर्ड्स हैं जो आपको मुझे रिकॉल कराने थे। अब नए वर्ड्स क्या है? नए वर्ड्स हैं जैसे कि एक पैरेंट सेल जिसे मात्र कोशिका भी बोलते हैं, पेरेंट सेल। और चूंकि मात्र कोशिका बोलते हैं तो उसे कभी कभी मदर सेल भी बोल दिया जाता है। सेल मतलब कोशिका, मदर यानी आपकी माता, ठीक है ना। यहां पर जब हम पेरेंट सेल बोलते हैं तो एक और वर्ड साथ में आता है, डॉटर सेल, पुत्री कोशिका या संतति कोशिका, जिसका मतलब होता है संतान। पुत्री मतलब डॉटर। जैसे ये दोनों वर्ड के बारे में हमको बताया जाता है तो हमें लगता है कि हां पक्का इंसान के जन्म देने की यानी रिप्रोडक्शन वाली बात हो रही है। नहीं, यही अंतर आता है समसूत्री और अर्धसूत्री में, यानी कि माइटोसिस एंड मियोसिस में, ठीक है। अच्छे से गौर से सुनते चलिए। ऐसा नहीं है कि बात हम जनन प्रक्रिया की नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री जो विभाजन की प्रक्रिया होती है, 2 अलग अलग प्रकार की सेल्स में होती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का मतलब होता है क्या? कायिक कोशिका, काया शरीर, यानी सीधी बात ऐसी सेल जिनसे शरीर के हिस्से बनते हो, शरीर के अंग बनते हैं। भाई आपने पढ़ा है ना कि पूरी बॉडी अंगों से बनती है, पढ़ाया मैंने आपको। और अंग जो होते हैं वो टिश्यूज यानी ऊतकों से बनते हैं, और जो ऊतक होते हैं वो कोशिकाओं से बनते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनसे शरीर के अलग अलग हिस्से बनते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल, ठीक है। दूसरी होती है जर्म सेल, GERM, जर्म सेल, जिनका हिंदी में मतलब होता है जनन कोशिका। जर्म को आप हिंदी में बोल सकते हो ना, जन्म, तो जनन कोशिका। तो जब जनन कोशिका की बात आती है तब हम एक प्राणी से दूसरे प्राणी के पैदा होने की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की, ठीक है। लेकिन वो समसूत्री पे नहीं होगा, वो अर्धसूत्री में होगा। याद कैसे रखना, सुनिए। हिंदी के नाम सभी को याद रहते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। सा से समसूत्री, सा से सोमैटिक सेल। सा से सा का रिलेशन हो गया ना, मैंने बिल्कुल शुरू में ही आपको बताया था कि मेरे जो टोटके हैं वो काम करते हैं। सा से समसूत्री, सा से सोमैटिक सेल। और उधर जैसे ही अर्धसूत्री की बात आती है तो अर्धसूत्री को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। और ये क्या कहलाता है? माइटोसिस। उधर मियोसिस, वो कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन, जो जनन कोशिकाओं में होता है, जर्म सेल में। अब इसको याद कैसे रखेंगे भाई? सा से समसूत्री विभाजन, जिसे आप सूत्री भी कहते हैं, और सा से सोमैटिक सेल में होता है, कायिक कोशिका में। अब अर्धसूत्री का कैसे याद रखें? गौर से सुनिएगा मेरी बात। मियोसिस, इंग्लिश का नाम है मियोसिस। मी और मेरी सिस मतलब सिस्टर, सिस बोलने लगे ना आजकल। मी और सिस यानी मी और मेरी सिस। तो मैं और मेरी सिस्टर कैसे आए? पैदा होकर। और हम दोनों किससे अपने आधे आधे गुण लेकर आए? अपनी माता की सेल से। तो अर्धसूत्री, मी एंड माई सिस, मियोसिस। तो आपको यह पता हो गया कि यह जन्म से संबंधित प्रक्रिया है, और इसे हिंदी में अर्धसूत्री और इंग्लिश में मैं और मेरी सिस्टर मियोसिस कहते हैं। उधर अंगों के बारे में बात हो रही थी, काया, शरीर की काया के बारे में बात हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। और इसी से मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी बोला जाए पेरेंट सेल और बोला जाए डॉटर सेल, तो आपको केवल एक चीज समझनी है कि किसी भी एक सेल से जो अगली सेल बन रही है, तो नई बनने वाली जो सेल है वो डॉटर सेल ही कहलाएगी, चाहे वो सोमैटिक सेल हो और चाहे वो जर्म सेल हो, चाहे वो समसूत्री विभाजन की बात हो, चाहे वो अर्धसूत्री विभाजन की बात हो। और मदर सेल को ही पेरेंट सेल बोलते हैं, मतलब एक मुख्य कोशिका से अगली बनने वाली नई कोशिका, इसका सीधा मतलब ये होता है। तो मुख्य कोशिका है वो पेरेंट सेल कहलाएगी, जैसे हमारे पेरेंट्स भी होते हैं। और नई बनने वाली कोशिका यानी नए बच्चे हम लोग कहलाते हैं ना, इसलिए उनको डॉटर कह दिया जाता है, ठीक है। सो इस बात को अच्छे से अगर आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसे एक बार रिपीट करके फिर सुन लीजिए, इसी पर आधारित है पूरा आगे का एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, ये रहा वो सेल डिवीजन का भयावह, डरा देने वाला, अंदर तक हिला देने वाला, झकझोर कर रख देने वाला स्टूडेंट्स को, क्या? सेल डिवीजन का क्लासिफिकेशन टेबल यानी वर्गीकरण। ओके, इसे देखने के बाद मुझे लगता है कि शायद आप बोलोगे बंद करो, पढ़ना नहीं है। लेकिन यकीन मानिए
जितनी देर का भी वीडियो है, मुझे नहीं पता कितनी देर का है, आप कितनी देर से समझेंगे, लेकिन ये मैं गारंटी ले रहा हूं कि जब आज ये वीडियो खत्म होगा तो बहुत आसान तरीके से इस पूरे क्लासिफिकेशन को और हर चीज को आप समझ चुके होंगे। इट्स माय प्रॉमिस। ऐसा ना हो तो आप मुझे मैसेज करके बाकायदे बताइएगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा उस चीज को। सो मेरा भरोसा कीजिए और इस टेबल की तरफ बस गौर से ध्यान दीजिए, कुछ भी याद रखने की कोशिश मत कीजिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, दैट्स इट। और उसके बाद मैं देखता हूं कि क्या जरूरत पड़ती है आपको ऐसी जहां मैं आपके काम ना आऊं या मेरे तरीके आपके काम ना आए। ठीक है, किसी भी छोटे या बड़े गैर जरूरी या जरूरी काम को शुरू करने के पहले उसके सिस्टम को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरीके से हम भी सिस्टम को समझ लेते हैं। यह कोशिका विभाजन जो आप देख रहे हो 3 अलग अलग प्रकार का होता है सेल डिवीजन। एक होता है असूत्री, देखिए सूत्र का मतलब होता है धागे, रेशे, ठीक है, असूत्री, तो ए माइटोसिस। अगला होता है सूत्रीय, माइटोसिस, ए लगा दिया तो असूत्री हो गया, तो उसी तरीके माइटोसिस में भी ए माइटोसिस। और तीसरा होता है अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस, मियोसिस, ठीक है, माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। आपकी प्रॉब्लम को पहले ही सॉर्ट आउट करना शुरू कर देता हूं मैं, और वो ये कि हमको असूत्री यानी ए माइटोसिस की डिटेलिंग बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये ऐसे जीवों में होता है जो बहुत ही कमजोर और सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, उसमें कोई ज्यादा काम होता ही नहीं। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, छोटे जीवाणु वगैरह जो भी होते हैं ना, नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, ये कवक वगैरह, सब में आपको असूत्री यानी ए माइटोसिस ही मिलता है। तो एक प्रॉब्लम तो आपका खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं, उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करेंगे। माइटोसिस और मियोसिस में से क्लासिफिकेशन को समझते चलिएगा। सूत्री विभाजन को हम पहले लेते हैं। माइटोसिस जो एक सेल में होता है, कोशिका में ही होगा। एक सेल में 3 अलग अलग फेज होती हैं, 3 अलग अलग फेज। इन्हें हिंदी में ना पढ़ें आप, इंग्लिश में ही बच जानी है, आसानी से याद भी हो जाएंगी और इनके मतलब से आपके आंसर भी निकल आएंगे। पहली होती है इंटरफेस, एंटर शुरुआत, फिर उसके बाद कैरियोकिनेसिस, कैरियोकिनेसिस, ठीक है, कैरियोकिनेसिस, कैरियोकिनेसिस, और उसके बाद साइटोकिनेसिस। कुछ लोग काइनेसिस भी बोलते हैं, जैसे साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। मैं कैरियोकिनेसिस बोलता हूं और साइटोकिनेसिस बोलता हूं, कुछ नहीं, बस IKC, IKC, ये 3 चीज याद रखिए। कैरियो का मतलब होता है, गौर से सुन लीजिएगा, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, जब हमने पहले पढ़ा था केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है ना। और साइटो का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या होता है साइटो का मतलब, सेल। साइटो सेल, और जो कैरी करके चलती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल, वो क्या कैरी करके चलती है, न्यूक्लियस। तो कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, साइटो का मतलब सेल। तो देखिए, एंटर मतलब स्टार्टिंग की बात होगी, कैरियो मतलब केंद्रक की बात होगी, साइटो मतलब सेल की बात होगी, राइट। फिर कैरी आगे करता है, न्यूक्लियस आगे जाता है और 4 अलग अलग फेज लेके आता है। और वो चारों अलग अलग फेज कौन सी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो फेज का मतलब होता है कि एक अवस्था, तो उससे तो आप किनारे कर लो। कुल मिला के प्रो, मेटा, एना, टीलो। आपने बुक में जब पढ़ा होगा तो आपको मिली होगी इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अभी भी वही मिल रही। देखिए, पहले एंटर हुआ, फिर उसके बाद कैरो में आया तो ये आई, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस आती है। तो मेन जो फेज होती है वो इंटर, प्रो, मेटा, एना एंड टीलो ही होती है। इन्हें कैसे याद रखना है भाई, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के लिए आपको क्या देना पड़ता है, पीएमटी का टेस्ट। चलो अभी तो नीट वगैरह होने लगा है, लेकिन पीएमटी देना पड़ता है, तो PMAT समझ लीजिए आप, प्री मेडिकल एडवांस टेस्ट, प्री मेडिकल एडवांस टेस्ट, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी से आप पढ़ने वाले हो ना वो अलग ही एडवांस है। और जैसे ही मैं आपको बोलता हूं प्री मेडिकल एडवांस टेस्ट PMAT, तो इनके आपको जो फुल फॉर्म है इसके साथ में एक और चीज भी याद रखनी है। पी से हम बोलेंगे पहले, क्या बोलेंगे, गौर से सुनिए, ये चीजें आपकी सब कुछ आसान कर देंगी। प्री मतलब पहले, पी मतलब पहले, एम मतलब मिडिल, बीच में, एम मतलब मिडिल, बीच में। उसके बाद ए मतलब होता है अपार्ट, किसी चीज को अपार्ट करना, मतलब उससे दूर जाना। ए मतलब अपार्ट, ठीक है ना, अलग होना, अलग होना, अपार्ट, अलग, आई एम अपार्ट फ्रॉम यू, यानी मैं तुमसे अलग हूं। और टी का मतलब होता है टू,
टी का मतलब 2, ये मेरी टेक्निक है जिससे मैं आपको याद कराऊंगा। टी मतलब 2, तो पी मतलब पहले, एम मतलब मिडिल, ए मतलब अपार्ट और टी मतलब 2। इनका क्या यूज है हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने क्या देखा, क्या बताया आपको कि सूत्री यानी माइटोसिस विभाजन में एक कोशिका पहले एंटर फेज में जाती है, एंटर के बाद कैरियोकिनेसिस में जाती है, फिर साइटोकिनेसिस में जाती है। जब कैरियोकिनेसिस में जाती है तो एंटर के बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में आती है और लास्ट होती है साइटोकिनेसिस। ठीक है, दिस वाज अबाउट द माइटोसिस यानी कि सूत्री विभाजन। अगला अर्धसूत्री यानी मेयोसिस। इसे देखकर परेशान मत होइए क्योंकि ज्यादा चीजें पढ़नी नहीं है। कहते हैं ना जैसा दिखता वैसा होता नहीं, बस वैसा ही है। अर्धसूत्री यानी मेयोसिस में आपको यह ध्यान रखना है कि मेयोसिस पहले 2 स्टेज में बढ़ती है, अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2, यानी कि मेयोसिस फर्स्ट एंड मेयोसिस सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। जो मेयोसिस फर्स्ट है वहां पर देखिएगा प्रो, मेटा, एना और टीलो। प्रो, मेटा, एना और टीलो। क्या हुआ? बस एंटरफेज नहीं है, एंटरफेज नहीं है, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, प्री मेडिकल एडवांस टेस्ट वहां भी हो रहा है, तो प्रो, मेटा, एना, टीलो वहां पर भी है। लेकिन अंतर क्या है? वहां पर जो प्रो फेज है वो ये 5 फेजेस से होकर गुजरेगी, जिसमें लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। ठीक है, देखिए पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, रिथमेटिक है। आप पढ़ेंगे आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। समझ में आ रही है? वो तो खत्म होते होते याद आ जाएंगी। और अब बोलेंगे आप 2 में क्या होता है? 2 में कुछ भी अलग से नहीं करना है। 2 में जो समसूत्री विभाजन में हुआ, सूत्री को ही समसूत्री बोलते, ठीक है, समसूत्री विभाजन में हुआ वही चीज यहां पर भी होती है, तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। यानी कहने का मतलब अर्धसूत्री विभाजन 1 में डिटेलिंग मिलती है और 2 में कॉपी मिलती है। किसकी? सूत्री या समसूत्री विभाजन की। इसे सूत्री या समसूत्री विभाजन बोलते हैं माइटोसिस को। मैं फिर से बता रहा हूं कि मेयोसिस 2 पार्ट में होता है, जिसमें से पहले पार्ट में आपको 4 फेज मिलती हैं और ये 4 फेज में से पहली फेज जो प्रो होती है, उस प्रो में आपको लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, ये 4-5 स्टेप मिलते हैं। और जो दूसरा होता है सूत्री विभाजन का स्टेप, वो सेम रिपीट होता है। So this was about the clear cut, clean classification of a cell division in any kind of living cell. अब आपके सामने यहां पर समसूत्री यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन, समसूत्री या सूत्री विभाजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए हुए हैं कि किसने कब समसूत्री विभाजन के बारे में क्या खोज करी, कैसे यह शुरू हुआ और कब किसने क्या बताया। ऑब्वियसली आपको इन्हें याद करना है, इसलिए मैंने इसे बोर्ड पर सीधा सीधा मेंशन कर दिया है, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी यह है कि वह प्रोसेस जो आपको समझ में नहीं आती है, वह प्रोसेस की तरफ आपका ध्यान ले जाना ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यह महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाइए और इन्हें तुरंत अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को यहीं पर पॉज करके, क्योंकि अगले 10 सेकंड में मैं अगले सेगमेंट में जाने वाला हूं। तो इसे आप जल्दी से वीडियो पॉज करके यहां पर नोट कर लीजिए। और अगर इसे याद करने में कोई दिक्कत हो तो मुझे आप मैसेज या कॉल करके इसकी रिलेशन को पूछ सकते हैं कि इसे कैसे याद किया जाए। सो गाइस, बोर्ड में आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे आप बहुत ही कठिन समझ रहे हैं। ओके, चलिए तो पहले इस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। कठिन और सरल की तरफ मत जाइए, इजी एंड टफ की तरफ मत जाइए। आप बस मेरी बातों को सुनिए जैसा कि मैं अभी तक आपको बोलता आया हूं, ठीक है। कॉपी पेन साइड में रखिए, गौर से देखिए बस, ठीक है। ये 5 गोले, ये राउंड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली 5 नहीं है, 3 है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास इंटर, प्रो, मेटा, एना, टीलो, ये 5 फेजेस होती हैं। उससे भी पहले हमने ये चीज समझ ली थी कि मोटे तौर पर एक इंटरफेज होती है, फिर एक कैरियोकाइनेसिस होती है और फिर एक साइटोकाइनेसिस होती है, जिसको हमने समझा था कि इंटरफेज के बाद बाकी की प्रो, मेटा, एना और टीलो, ये 4 जो फेज होती हैं, ये हमारी होती है किसमें? कैरियोकाइनेसिस में। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब हर वो चीज जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक से जुड़ेगी। और उसके बाद केंद्रक का जो हाल होगा, हाल इन द सेंस जो रिजल्ट होगा, वो साइटोकाइनेसिस में जाएगा। क्यों? क्योंकि साइटो का मतलब होता है कोशिका, साइटो मतलब कोशिका, पढ़ा था ना, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका का द्रव्य, कोशिका द्रव्य। सो कोशिका जो बनती है वो केंद्रक के आधार पर बनती है, तो केंद्रक का जो होगा वो साइटोकाइनेसिस में जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली फेज होती है इंटरफेज, उसके बाद होती है प्रोफेज,
फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, इन 5 चीजों को हमने और थोड़ा सा मोटे तौर पर समझा और हमने कहा कि 3 फेज में डिवाइड कर लो, इंटरफेज, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस। फिर हमने यह समझा कि इंटर तो मिल गया, साइटो आखिरी का है, ये फिर ये पीएमएटी, प्री मेडिकल एडवांस टेस्ट जो मैंने बोला, पीएमएटी ये कहां आएगा? ये आता है किसके अंदर? कैरियोकाइनेसिस के अंदर। इतना बात आप समझ गए? ठीक है, अब गौर से आप ये चीज देखिए कि ये 1 3 4 5, ये 5 स्ट्रक्चर्स को आप समझिए। ये पहला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इंटरफेज है। अभी और इधर उधर दिमाग मत लगाइएगा, इधर सुनिए मेरी बात। ये इंटरफेज है, ये पूरा एक ही इंटरफेज की सेल है। ये दोनों प्रोफेज के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रोफेज को मैंने आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की है ये एक ही फेज, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज जिसके 2 स्ट्रक्चर हैं, और थर्ड फेज मेटाफेज जिसके भी 2 स्ट्रक्चर है। 1 2 3 लिखा हुआ है ना, 1 फिर 2.1 और 2.2 सीक्वेंस बता रहा हूं मैं आपको, फिर थर्ड फेज जिसका 3.1 और 3.2। बात समझ में आ गई? ये जो प्रोफेज होती है, एक होती है अर्ली प्रोफेज और एक होती है लेट प्रोफेज। ठीक है, मेटाफेज में ऐसा कोई भी नाम नहीं होता, लेकिन मुझे आपको कुछ समझाना है जिसके लिए मुझे ये 2 स्ट्रक्चर बनाने पड़े। अभी भी आपके पास जो बोर्ड में बनी है वो केवल 3 फेज बनी है, इंटरफेज, प्रोफेज और मेटाफेज, जहां हम प्रोफेज के 2 स्टेटस पढ़ रहे हैं, एक अर्ली और एक लेट स्टेटस। इतना समझ में आया? आगे चलते। इंटरफेज में आने के पहले यहां मैंने लिखा हुआ एक बड़ी सुंदर सी बनी हुई है न्यू सेल, यानी एक नई कोमल सुकोमल प्यारी सी छोटी सी नन्ही परी टाइप की कोशिका। ठीक है, क्योंकि देखिए शुरुआत तो वहीं से होगी, हमारी भी ऐसी ही ग्रोथ होती है, तो ये भी ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस। और समसूत्री विभाजन, सासे समसूत्री विभाजन किसमें होता है? सासे सोमैटिक सेल में, यानी कि कायिक कोशिका में, शरीर के बनने की बात हो रही है। ठीक है ना? एक छोटी सेल से एक मैच्योर सेल बनेगी, मैच्योर सेल फिर डिवीजन में जाएंगी। इतना समझ में आया आपको? राइट। चलिए अब हम इसको एक्सप्लेनेशन में लेते हैं। एक छोटी सेल जब इंटरफेज में आएगी तो इंटरफेज में होगा क्या क्या उसके साथ, गौर से देखिएगा। वो रेस्टिंग फेज में रहेगी, रेस्टिंग, थोड़ा आराम से। अचानक छोटे बच्चे क्या आते, पड़े रहते हैं आराम से, तो रेस्टिंग फेज में रहेगी, धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर करेगी, तैयार करेगी आगे के लिए, और न्यूट्रिशन गेन करेगी। न्यूट्रिशन, छोटे बच्चों को देखो एवरी टाइम केवल खाते रहते, खाना मतलब इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट, बस वही करते हो, पड़े रहते हैं। रेस्टिंग फेज में रहेगी वो, कौन सी? ये सेल रेस्टिंग फेज में रहेगी यहां आने के लिए, और प्रिपेयर होती रहेगी, न्यूट्रिशन लेगी, ग्रोथ करेगी, न्यूट्रिशन लेके ग्रोथ करेगी, और अपनी फंक्शनिंग, जिस उसका जो काम होगा ना, एक सेल का जो काम होता है, उसको रिजल्ट देना शुरू करेगी, फंक्शनिंग शुरू कर देगी। और इसी वजह से फिर ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी? एक मैच्योर सेल हो जाएगी। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि एक न्यू सेल जब ये सारे काम करती है तो ये किस फेज में करती है? इंटरफेज में। तो इतने सारे काम करने हैं तो टाइम भी लगेगा। गौर से सुनिएगा अगली बात, इसीलिए समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी फेज होती है इंटरफेज, क्योंकि इतने सारे काम भी तो करने, रेस्ट भी कर रहा है, प्रिपेयर भी कर रहा है, न्यूट्रिशन भी कर रहा है, ग्रोथ भी ले रहा है, फंक्शनिंग भी कर रहा है, अपने आप को मैच्योर कर रहा है, एक सुदृढ़ कोशिका बना रहा है ताकि वो आगे बनने लायक हो सके। तो आपको इंटरफेस समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक छोटी सी सेल क्या करेगी? थोड़ा रेस्ट करके अपने आप को प्रिपेयर करेगी, न्यूट्रिशन लेगी, ग्रोथ करेगी, फंक्शनिंग करेगी, और मैच्योर सेल बन जाएगी। तो ये सारी चीजें किसके अंदर हो रही हैं? इंटरफेस के अंदर। ठीक है, चलिए अब आपके अगले क्वेश्चन का जवाब कि सर ये है क्या? बड़ा सिंपल है, ये जितने भी बड़े गोले दिख रहे हैं आपको, ये सब के सब क्या है? ये सारे बड़े गोले कोशिका का बाहरी आवरण है, एक सेल का, जो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, एक सेल का। और ये जो अंदर वाला छोटा गोला जो है ना, ये उसका न्यूक्लियस है, क्योंकि हमको बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। सेल के न्यूक्लियस के डिवीजन, कोशिका विभाजन को मेन जो उसी से होता है वही पढ़ना है। ये जो छोटा वाला है ये क्या है? ये एक न्यूक्लियस है। अब उसमें मैंने ज्यादा राइटिंग इसलिए नहीं की, वरना बहुत हौच पौच हो जाता, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। और इसके अंदर ये क्या पड़ा हुआ, ब्लैक और रेड, छोटा पतला मोटा सा, ये है फाइबर्स। किसके? डीएनए के फाइबर, जो बिखरे हुए होते हैं।
यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली, समझिएगा बात को। हो क्या रहा है, डीएनए के फाइबर जो हैं ये इस फेज के दौरान भाई जब न्यू सेल से आएंगे तो ये भी न्यू होंगे, छोटे होंगे, कमजोर होंगे। फिर जब ये इस फेज को लेंगे, मैच्योर होंगे, तो इनकी संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। इनकी संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये गुच्छा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये कैसा होगा, अव्यवस्थित। इतनी बात समझ में आ गई, कैसा होगा, अव्यवस्थित। अब इस अव्यवस्थित से अगला स्टेप आने वाला है 2.1 और 2.2 का, जिसे हम कहते हैं प्रोफेज। इस प्रोफेज में आप देखेंगे गौर से कि प्रोफेज में एक स्ट्रीम दिख रहा है, एक स्ट्रीम, एक लच्छेदार दिख रहा है ना, घुमा हुआ एक लच्छेदार स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, जो कि उसकी क्या है, अर्ली फेज है, शुरुआती, जिसमें आगे जाकर क्या होगा, वो बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर बना लेगा जैसा कि हमने क्या देखा, गुणसूत्रों का। और गुणसूत्र किससे बनते हैं, मैंने वर्ड रिपीट कराए थे, किससे बनते हैं, क्रोमैटिन फाइबर से। तो डीएनए ने क्या किया, अपने आप को क्या किया, डेंस किया, कच्चे से पक्का किया, अपने आप को संगठित किया, और कौन से फाइबर बना लिए, क्रोमैटिन फाइबर। कौन से फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। और क्रोमैटिन फाइबर बनाने के बाद वो एक ऐसी संरचना में आ गया जो मिलती जुलती है किससे, गुणसूत्र से, एक गुणसूत्र से। अब आप कहेंगे एक गुणसूत्र, नहीं, यहां पर अगर हम मनुष्य का एग्जांपल लें तो टोटल 46 यानी 23 पेयर होते हैं ना। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है बस, क्योंकि इतने सारे मैं बना नहीं सकता। तो जैसा एक दिख रहा है वैसे ही बाकी के भी होंगे, यानी जो एक के साथ होगा वही बाकी के साथ भी होगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां एक क्रोमोसोम नहीं होता है, यहां 23 पेयर, 23 पेयर होंगे अगर हम मनुष्य की कोशिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है ना किसमें कितने टोटल पेयर होते हैं, टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मनुष्य में एक एग्जांपल लिया, समझ गए। तो जिस तरीके से आप देखिए ये क्या हो रहा है, क्रोमैटिन लिखने वाली बात जो है कि बिखरे हुए डीएनए आपस में संगठित होते हैं और क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है। फिर आगे जाकर लेट फेज, आगे जाकर वो क्रोमैटिन फाइबर किसका रूप ले लेते हैं, क्रोमोसोम्स का, यानी गुणसूत्रों का, ठीक है। और इसमें अब डेवलपमेंट होता है क्या क्या, पहले तो इसमें ये देखिए, ये छोटा वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि बीच के हिस्से को सेंट्रोमियर बोलते हैं, और जो उसमें प्रोटीन की संरचना बनती है उसे काइनेटोकोर कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, सेंट्रोमियर बनता है और उसमें क्या लग जाते हैं, काइनेटोकोर। बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेटोकोर, ठीक। और आप ये देखिए, ये क्या थी, एक न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी, एक केंद्रक की मेम्ब्रेन थी। यहां वो डॉटेड हो गई, मतलब वो क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, वो घुल रही है, वो पतली हो रही है, वो समाप्त हो रही है। सो इस फेज में आकर, कौन सी फेज, प्रोफेज की लेट फेज में आकर, या सीधे सीधे आप प्रोफेज में भी बोल सकते हैं, या प्रोफेज में बाद में। तो प्रोफेज की लेट फेज में आकर क्या होता है, काइनेटोकोर बनते हैं, विकसित होते हैं, एक क्रोमोसोम बनता है, एक क्रोमोसोम मतलब ऐसे बाकी के भी, ठीक है। और उसकी जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व होने लगती है, यानी कि केंद्रक समाप्त होने लगता है। और जब केंद्रक यानी न्यूक्लियस समाप्त होगा तो न्यूक्लियोलस जो उसको चलाता है, मेन देखता है सब चीजें, न्यूक्लियोलस भी समाप्त होगा। और ये है सेंट्रियोल्स, मैंने सारे नाम याद कराए थे आपको, ठीक है ना, सारे नाम। ये है सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स जो जैसे दिख रहे हैं इनका नाम है, और ये मूव करना शुरू होंगे। मैंने क्या बोला, सुनना, सेंट्रियोल समाप्त नहीं होंगे, सेंट्रियोल अपनी जगह से मूव करेंगे, गति करेंगे। समाप्त क्या होता है, न्यूक्लियोलस और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। भाई अगर न्यूक्लियोलस ही समाप्त हो जाए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समाप्त हो जाए, इसका मतलब कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही अब डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आपने एक और दूसरे की 1 और 2 फेजेस देख ली। इसके बाद अब आ जाइए आप तीसरी फेज में, जिसे मेटाफेज बोलते हैं। तो मेटाफेज के शुरुआती दौर में क्या होता है भाई, यहां क्या क्या बचेगा। अब देखो, न्यूक्लियोलस समाप्त, पूरी की पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समाप्त, यानी कि न्यूक्लियस ही समाप्त। तो क्या बचा, अब बचा है केवल एक गुणसूत्र, एक मतलब ऐसे सारे के सारे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, किसके साथ में, काइनेटोकोर के साथ में। देखिए यहां मैंने 2 इसलिए बना दी ताकि आप समझ सके आगे के प्रोसेस को। ऐसे कितने पेयर होंगे, 23 पेयर होंगे अगर यह कोशिका मनुष्य की है। भाई सबके अलग अलग नंबर होते हैं। सो इसमें क्या बचेंगे, पूरे के पूरे गुणसूत्र बचेंगे आपस में पेयर में, और क्या बचेंगे, इनमें काइनेटोकोर बचेंगे। अब सर ये क्या नया आ गया, गौर से देखिए संरचना, ये संरचना और ये संरचना एक जैसी है, और ये संरचना इस संरचना के जैसी है। मैंने कहा था ना ये मूव करेंगे,
ये जो सेंट्रियोल्स थे ये मूव करके अपोजिट पोल्स में चले जाएंगे। सारे के सारे सेंट्रियोल ऊपर और नीचे के या राइट लेफ्ट के जो भी होगा अपोजिट पोल वहां जाके इकट्ठे होकर चिपक जाएंगे। और जब आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो उनमें से निकलते हैं, गौर से सुनिए का नाम, उनमें से निकलते हैं स्पेंडल फाइबर। ये है स्पेंडल फाइबर, ये प्रोटीन के बने हुए स्पेंडल फाइबर्स होते हैं। और ये किस तरफ मूव करते हैं? ये मूव करते हैं, बढ़ते हैं किनकी तरफ? क्रोमोसोम पेयर्स की तरफ। किनकी तरफ? क्रोमोसोम पेयर की तरफ ये बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब क्रोमोसोम की तरफ बढ़ते हैं तो जाके कहां चिपकते हैं? किससे चिपक रहे हैं ये? काइनेटोकोर से। किससे? काइनेटोकोर से। ठीक है। और जब ये काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं तो उनको अपनी तरफ खींचते हैं। और जब वो खींचते हैं तो दोनों तरफ से तनाव आएगा एक जैसा, बराबरी का। तो होगा क्या कि ये जो गुणसूत्र फैले हुए थे, गुणसूत्र इधर उधर फैले हुए थे, वो बीच की एक लाइन में व्यवस्थित हो जाएंगे। जैसे ये दोनों बिखरे थे, अभी देखो ये व्यवस्थित हो गए, बीच की एक लाइन में व्यवस्थित हो जाएंगे। किसकी वजह से? ये जो खिंचाव हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है। सो मैंने आपको अभी 3 फेज बताए, अभी 2 बाकी हैं। कौन कौन सी? एना और टीलोफेज बाकी है। इंटरफेज में हमने क्या पढ़ा? बिल्कुल शॉर्ट में रिपीट। इंटरफेज में हमने पढ़ा कि एक न्यू सेल मैच्योर होती है जिसमें बहुत सारा डीएनए बिखरा हुआ होता है। फिर हमने प्रोफेज की शुरुआत में पढ़ा कि वो डीएनए आपस में क्या होता है? कुंडलित होकर, डेंस होकर एक संरचना बना लेता है क्रोमेटिन फाइबर वाली। फिर वो क्रोमेटिन फाइबर गुणसूत्रों में बदल जाते हैं जिनमें काइनेटोकोर आ जाते हैं सेंट्रोमियर वाले स्थान पर। और उसी समय क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, न्यूक्लियोलस समाप्त हो जाता है और ये सेंट्रियोल जो होते हैं वो पोल्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर मेटाफेज में आ जाइए। मेटाफेज में ये पोल्स में पहुंच जाते हैं और उनसे क्या निकलने लगते हैं? स्पेंडल फाइबर। क्या नाम बोला मैंने? स्पेंडल फाइबर्स। और वो निकलकर किसकी तरफ बढ़ते हैं? बिखरे हुए क्रोमोसोम की तरफ। और बढ़कर क्या करते हैं? फिर वो क्रोमोसोम के किससे चिपक जाते हैं? काइनेटोकोर से, और उनको अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। और खींचने की वजह से ये एक लाइनवत यानी मिडिल में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। अब याद करिए, मैंने आपको क्या कहा था? पी प्रो, PMAT में मैंने पी का मतलब क्या बोला था? पहले, यानी कि पहली संरचना ये होगी। भाई इंटरफेस को तो अपन अलग ही देख रहे हैं, PMAT अलग आ जाता, तो पी मतलब पहले, तो पहली संरचना प्रोफेस। ठीक है। फिर एम से हमने क्या कहा था? मिडिल। यही है वो मिडिल, यही है वो मिडिल। ए से हम आगे पढ़ेंगे अपार्ट और टी से हम पढ़ेंगे टू। ठीक है। तो ये मिडिल में आ गया, उसी मिडिल की बात हो रही थी। सो उम्मीद मैं ये करता हूं कि इस स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो अब आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत आसान है, बस हमको किसी ने ऐसा समझाया नहीं था। अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर। कुछ शानदार सी मूवमेंट हुई और हमारे पास आ गया अगला फेज ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन? इन समसूत्री विभाजन, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माइटोसिस। ओके, हमने आपको बताया था, उनको रिपीट करते रहिए। ठीक है। चलिए, आपने जो अभी देखा इसे अब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे और उसे समझने के लिए हम पिछले स्ट्रक्चर के साथ में कनेक्ट करके इसे आगे लेकर चलेंगे। आप गौर से देखिए, मेटाफेज के ये दोनों पार्ट मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। तो ये पहले होगा 3.1 और ये होगा 3.2 और उसके बाद ये 3 नहीं है, ये 2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3.2। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे एनाफेज की तरफ, ये एनाफेज होगी और एनाफेज से फिर हम जाएंगे टीलोफेज में और यहां पर क्या खत्म हो जाएगा? कैरियोकाइनेसिस। इंट्राफेज कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास PMAT, तो P फिर M फिर A और फिर T। तो जैसे ही T खत्म होगा तो क्या शुरू हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये कैरियोकाइनेसिस, सॉरी साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी चीजों को समझना। थोड़ा पीछे से चलते हैं। हमने देखा था कि यहां पर गुणसूत्र तैर रहे होंगे और जो सेंट्रियोल होंगे उनसे क्या निकलने लगेंगे? स्पेंडल फाइबर्स। ठीक है, वो स्पेंडल फाइबर जाके चिपक जाएंगे किनसे? काइनेटोकोर से, और उनको अपनी तरफ खींचेंगे। देखिए खिंचाव का भी निशान आ गया है। अब तो ये खिंचाव का निशान बना हुआ है ना, ये खींचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? बीच में एकदम लाइनवत हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमने M फॉर क्या बोला था? मिडिल। आगे चलते हैं। अब जब ये खिंचाव होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये ऊपर की तरफ आधे आधे बट जाएंगे, आधे आधे बट जाएंगे और आधा ऊपर चला जाएगा और आधा अपोजिट पोल की तरफ जाएगा। इसीलिए हमने क्या बोला था? ए फॉर एनाफेज को A फॉर अपार्ट। अपार्ट मतलब दूर जाना, अलग होना।
तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ ऐसे एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, स्पेंडल फाइबर उनको काइनेटोकोर से पकड़ के खींच लेंगे। और जब ये खींच लेंगे तो होगा क्या, ऊपर एक गुच्छा बनेगा और नीचे भी एक गुच्छा बनेगा। और अब इसको समझना है इस वाले स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये क्या हो रहा है, सेम वही चीज जो आपने पहले भी देखी थी कि ये जो डॉटेड लाइन थी ये क्या थी, ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक की झिल्ली थी, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें न्यूक्लियोलस का भी फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियोलस का भी फॉर्मेशन होगा, केंद्रक की झिल्ली भी बनेगी और सेंट्रियोल्स वापस पोल से अलग हो जाएंगे। ये उनकी कोई फिक्स जगह नहीं होती है, याद रखिएगा। बस क्या होगा, वो पोल से, जो पोल में लगे थे ना यहां, इनसे ये फ्री हो जाएंगे और तैरने लगेंगे किसमें, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। तो क्या हो रहा है, यहां केंद्रक की झिल्ली ऊपर वाले गुणसूत्रों के साथ बन रही है, यहां भी केंद्रक की झिल्ली बन रही है नीचे वाले गुणसूत्रों के साथ में, और न्यूक्लियोलस दोनों में आ चुका है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक और कोशिका बनने वाली है, पढ़ा था ना हमने। फिर क्या होगा, यहां पर टीलोफेज, मैंने बोला था ना टीलो, टी फॉर टू। तो टू क्या हुआ, एक ही के अंदर दो अलग अलग कोशिकाएं बन गई। ऐसा सभी के साथ होगा। कैसे, मतलब समझना बात को, कि अगर मान लीजिए हमने तो यहां पर केवल 2 जोड़ी गुणसूत्र लिए थे, अगर यहां पर 23 जोड़ी होंगे, 23 पेयर, तो ये 23 पेयर सेल्स अलग अलग बन जाती हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हमने 2 लिए थे, तो एग्जाम्पल इतने सारे थोड़ी बना पाएंगे अपन। तो ये दोनों बनने की कगार पे आ गई। अब जैसे ही टीलोफेज खत्म होगा, तो क्या खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ कौन सी फेज खत्म हो जाएगी, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक वाली। देखो केंद्रक बन गए ना, तो अब क्या शुरू हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस, यानी सेल का डिवीजन, साइटो मतलब सेल। अब हुआ क्या, देखिए ये अलग, ये अलग। अब इनके मिडिल वाले एरिया से, ये जो पूरी कोशिका है, इसके बीच वाले एरिया से क्या शुरू हो जाएगा, एक प्रेशर, अंदर की तरफ एक प्रेशर लगेगा, क्योंकि ये दूर जा रहे हैं, ये भी दूर जा रहे हैं, तो ये प्रेशर बनता है दोनों तरफ से। इस प्रेशर को बोलते हैं, ये जो आकृति बन जाती है इसे कहते हैं क्लीवेज फरो, इसका नाम याद रखिएगा, क्लीवेज फरो। तो ये बनता है, एक दूसरे से दूर जाता, और ये खिंच के अलग, ये खिंच के अलग। तो एक एग्जांपल दे दिया मैंने, और ये अलग हो गई, क्या बन गई, न्यू सेल, जहां से हमने शुरू किया था। आपको कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने, जहां से हमने शुरू किया था। फिर से मैं आपको बताता हूं, ये प्रोसेस साइकिल चलता रहता है। फिर कि हमने क्या देखा था कि भाई सेंट्रियोल्स स्पेंडल फाइबर को नीचे छोड़ते हैं, ये तैरने वाले गुणसूत्र इनको पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद क्या करते हैं, अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये गुणसूत्र आधे आधे बढ़ जाते हैं। फिर क्या होते हैं, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ डीएनए क्या होता है, ये जो गुणसूत्र थे इनके डीएनए खुलने लगते हैं, वापस खुल जाते हैं। जैसे पहले खुल के बंद हुए थे, अब बंद से खुल जाते हैं। तो ये खुल जाते हैं, इनके चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनने लगती है, इनके अंदर न्यूक्लियोलस फॉर्म होने लगता है, और सेंट्रियोल भी बिखर जाते हैं, अपनी जगह से अलग हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक और कोशिका बन रही है, और वही क्या होता है, ये कोशिका बन के ऊपर, ये ऊपर निकल जाती है, नीचे वाली नीचे निकल जाती है। इस खिंचाव को, इस प्रेशर को क्लीवेज फेरो बोलते हैं, और एक नई कोशिका का जन्म होता है। एक बार मैं आपको पूरा का पूरा इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। आप एक साथ देखिए, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको बोर्ड में दिख रहे हैं। फिलहाल आपको मुझे देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो जरूरी है उसे देखिए, ठीक है। हम बिल्कुल शॉर्ट में शुरू करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। आप मोबाइल देख रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ देखिए। सबसे पहले एक न्यू सेल आता है। ये न्यू सेल क्या करता है, अपने आप को इंटरफेज में डालता है, और इंटरफेज में क्या करता है, ये न्यू सेल अपने आप को बड़ा करता है, मैच्योर करता है, वर्किंग सीखता है, मजबूत होता है, अपने न्यूट्रिशंस और प्रोटीशंस को लेता है, और एक तैयार सेल बनता है। तो ये होती है इंटरफेज, जिसे मैंने बताया कि सबसे लंबी फेज होती है। इंटरफेज से फिर ये कहां जाता है, प्रोफेज में। प्रोफेज को मैंने आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्रोफेज जो अर्ली होता है, एक प्रोफेज जो बाद का होता है, यानी लेट प्रोफेज, ठीक है। इसे आप प्रोफेज ही काउंट कर सकते हैं। अब होता क्या है इसमें कि जो बिखरा हुआ डीएनए था, वो बिखरा हुआ डीएनए क्या करता है, वो बिखरा हुआ जो डीएनए है संगठित हो जाता है, और संगठित होकर क्रोमेटिन फाइबर बना लेता है। अगली फेज में जाते हैं तो क्रोमेटिन फाइबर क्या करते हैं, अपने आप को और संगठित करते हैं और गुणसूत्र बनाते हैं, यानी क्रोमोसोम, और उसमें सेंट्रोमियर का एक स्थान बनता है, जो संकुचन होता है, जो दबाव होता है उसकी वजह से, और उसमें क्या बनते हैं, काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर के साथ साथ उसमें जो छोटे छोटे सेंट्रियोल्स होते हैं, अच्छे से सुनिएगा, छोटे छोटे जो सेंट्रियोल होते हैं वो गायब होना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस गायब होना शुरू हो जाते हैं, और सेंट्रियोल्स ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, और इनके न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी गायब हो जाती है, ठीक है। अगले फेज में हम ये देखते हैं
कि जो सेंट्रियोल्स थे वो ऊपर अपोजिट पोल्स में पहुंच जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बना के वो क्या करते हैं, गुणसूत्रों की तरफ उन्हें फेंकते हैं। फिर उसी के अगले फेज में हमने देखा कि गुणसूत्रों की तरफ जाके वो स्पिंडल फाइबर उनके काइनेटोकोर से कनेक्ट हो जाते हैं और काइनेटोकोर से कनेक्ट होने के बाद उसे अपनी तरफ खींचते हैं। जब खींचते हैं दोनों तरफ से खिंचाव होता है तो बीच की लाइन में आते हैं और बीच की लाइन में आने के बाद खिंचाव और बढ़ता है तो वो बीच से टूटकर अलग हो जाते हैं। आधे नीचे चले जाते हैं, आधे ऊपर। जब नीचे और ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि ऊपर के अलग इकट्ठे हो जाते हैं, नीचे के अलग इकट्ठे हो जाते हैं और इसी बीच क्या होता है, इनके चारों तरफ न्यूक्लियस की यानी केंद्र की मेम्ब्रेन भी बनने लगती है, इनमें न्यूक्लियोलस भी आ जाता है और जो सेंट्रियोल्स थे वो अपनी जगह से अपोजिट पोल से अलग होकर फ्री हो जाते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में और तैरने लगते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? और इसी तरीके से एक ही कोशिका के अंदर दो नई कोशिकाएं बनने लगती हैं, यानी कि अगर एक कोशिका में दो भी बन सकती है, चार भी बन सकती है, 4, 6, 10, 15, 16 जितना भी उस जीव में होगा उसके क्रोमोसोम का मैक्सिमम नंबर। ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें एक प्रेशर बीच में बनता है क्योंकि ऊपर नीचे की तरफ खिंच रही हैं, एक दूसरे से अलग हो रही हैं। ठीक है ना, क्लीवेज फेरो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं और फिर क्या होता है, एक नई इमैच्योर कोशिका फिर से बन जाती है जो कि वापस आगे जाकर एंटर करेगी किसमें, एंटर फेज में। सो दिस वाज अबाउट द समराइज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट होल समसूत्र विभाजन माइटोसिस सेल डिवीजन। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन और आंसर है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं या लिख कर भी पूछ सकते हैं, फोटोग्राफ्स पर स्क्रैच करके भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से, लेकिन पूछना जरूरी है। ठीक है, दूसरी एक बात जो बहुत जरूरी है अगले 1 मिनट में आपको मैं बोलना चाहता हूं वो ये, हो सकता है कि माइटोसिस, मियोसिस और ये एमाइटोसिस वगैरह हो सकता है आपके एग्जाम में कभी भी ना आए, या शायद आपने कभी कोई ऐसे एग्जाम ना दिए हो। एक तो क्या होता है, हम एग्जाम बहुत कम देते तो हमारा अनुभव बहुत कमजोर होता है, लेकिन हमने देखा है, टीचर ने देखा है आपके, सो उसके परे भी जाकर मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये एग्जाम में आपके बहुत काम आए या आपके काम ही ना आए। लेकिन एक चीज जो आज प्रूफ हो गई, इस वीडियो के अंत में आपको महसूस भी होगी, अंत में मतलब जब आप आराम से बैठेंगे चीजों को एनालिसिस करेंगे, और वो चीज ये है कि ऐसी हर वो चीज जो आपको लगती थी कि कठिन है, एक्चुअली कठिन नहीं है, ये आज साबित हो गया। बशर्ते द वे अ टीचर कैन टीच यू दैट शुड बी अ प्रॉपर वे। हिंदी में अगर बोलूं मैं तो यह सिद्ध हो गया कि जो आपको पढ़ाने का तरीका एक टीचर का होना चाहिए वो सही होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता मैं केवल सही तरीके से ही पढ़ाता हूं या मैं ही हूं जो केवल सही तरीके से पढ़ाता हूं, मैं बस यह कहता हूं कि मेरी गारंटी है कि मैं आपको सही तरीके से ही पढ़ाऊंगा। किसका तरीका सही है या नहीं वो मैं नहीं जानता, वो आप डिसाइड करिए। सो आज के वीडियो में प्रूफ हो गया कि जब हमने उन तीनों चीजों से शुरू किया था तो हमारे लिए चीजें कठिन थी, फिर उसके बाद हमने आज समसूत्री विभाजन को, या इसे सूत्री विभाजन भी कहते हैं या माइटोसिस भी कहते हैं, पढ़ा और वो हमारे लिए बहुत आसान है। अगले वीडियो में मैं आपको मेयोसिस के बारे में पढ़ाऊंगा जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, और वह भी आपके लिए इतना ही आसान होगा। डरिए मत, साथ में बने रहिए। मेरा प्रॉमिस है कि जहां तक आपको पहुंचना है ना वहीं तक ले जाके ही छोड़ूंगा, इट्स माय गारंटी। बस टिके रहना, साथ में रहना, हाथ मत छोड़ना। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली, टेक केयर ऑफ योर इंपॉर्टेंट, प्रेशियस एंड ब्राइट करियर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।